चलिए शुरू करते हैं। अभी कल ना हम उनका अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट देख रहे थे कि प्रधान जी का इस्तीफा दिलवाकर प्रधानमंत्री को बचा लेगी बीजेपी। कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। क्या है इसका एनालिसिस? देखिए, उनका वो जाहिर सी बात है, अगर इसको दो एस्पेक्ट में देखना चाहिए। एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ऑब्वियसली ये पॉलिटिकल अखिलेश यादव में पार्लियामेंट बोल रहे हैं या पार्लियामेंट के बाहर, तो पॉलिटिक्स ही होगा। तो धर्मेंद्र, इनको लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान उससे तो जीत गए, और कई सारे धर्मेंद्र प्रधान के जब रिजाइन हो रहा था, अब जब से देखें ये मूवमेंट हो रहा था, तो मुझे नहीं लगता है कि अपोजिशन के जो सपोर्टर हैं वो तो मांग रहे थे। इसमें बड़ा तबका, अगर आप मैं कहूँ कि 50% अगर बीजेपी सपोर्टर भी ऐसा तबका था जो प्रधान के रिजाइन को मान रहा था कि इनका होना चाहिए, तो वो एक अंडरस्टूड केस था। और अगर नहीं लेते तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विपक्ष तो ये इच्छा ही थी कि भले रिजाइन ना करें। विपक्ष को बहुत खुश नहीं हुआ होगा, क्योंकि जितने दिन रिजाइन नहीं करेंगे उनको लग रहा होगा उनको नुकसान हो रहा है। तो अब लग रहा होगा कि उनको तो अब ये रिजाइन हो गया, और जिस तरह से इनको भी आइडिया नहीं था इस पूरे आंदोलन में, जो ब्रांड मोदी का जो एक था, एक ऑरा ये था, वो डाइल्यूट हुआ है। ये इसको एक्सेप्ट कीजिए। उनके फैसले या उनके जो इकबाल जो कहते हैं, जो सरकार का इकबाल, सरकार कौन? प्रधानमंत्री मोदी। हर चीज जो हम लोगों ने लिया है पिछले, अगर आप तमाम जो देखें, अगर कोई भी मंत्री अगर कोई सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं या बीजेपी का कोई नेता, तो पहला लाइन उनका होता है माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के सौजन्य से। कोई छोटा फैसला, तो सरकार का जो भी इकबाल है, सरकार मतलब मोदी जी मतलब सरकार। तो अब लग रहा है ये सिर्फ अखिलेश यादव की बात नहीं है, अब मुझे लग रहा है कि एक ऑपोजिशन को एक विंडो दिख रहा है कि पहली बार ब्रांड मोदी को, चूंकि वही ड्राइव कर रहे हैं बीजेपी को इलेक्ट्रॉली, सब जगह नोन फैक्ट है, तो उसको मैं अब डाइल्यूट कर सकता हूं। दिस इज हाई टाइम टू लॉन्च अभियान की ब्रांड मोदी को कैसे हम डाइल्यूट करते हैं, जिसका फायदा होगा। मैं सही हूं तो ब्रांड मोदी तो डाइल्यूट 2024 के इलेक्शंस में भी करने का प्रयास हुआ था, जब डिक्टेटर हुआ भी था। थोड़ा सा ऐड कर दूं उसी, लेकिन वो 240 पे आ गया, सरकार बन गई, और 240 फिर 280 पे जा रहा है। तो अब मतलब अगर 240 आ गया तो अपोजिशन 175 चाहेगा ना। तो ये मैं कह रहा हूँ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ना भाई, एनी ब्रांड एज अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, कोई भी ब्रांड है। तो आप ब्रांड मोदी को भी इस तरह से देखते? तो ब्रांड मोदी मैच्योरिटी स्टेज में तो है, करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज कि डिक्लाइन स्टेज शुरू हो गया है या अभी वो अपने पीक पे है, मैच्योरिटी के पीक पे है, और 2024 में आप ये भी कह सकते हैं कि डिक्लाइन शुरू हो गया था, क्योंकि रिजल्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट, करेक्ट। अब ये जो इलेक्टोरल सक्सेस आपको 2024 के बाद मिला है, तो आप फिर से वापस उस मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गए, ठीक है, क्योंकि अब ग्रोथ स्टेज पे तो आप है नहीं, एज अ ब्रांड यू मैच्योर। तो अब हो सकता है कि ये जो आंदोलन हुआ है इसकी वजह से फिर आप वो डिक्लाइन स्टेज में एंटर कर रहे हैं, और क्या करेक्टिव एक्शन लेते हैं जिससे आप वापस मैच्योरिटी स्टेज में बने रहें, क्योंकि अल्टीमेटली 2029 का जो चुनाव है वो तो आपको ब्रांड मोदी पे लड़ना है। सी, ब्रांड मोदी गेट्स डिफरेंशिएटर क्या है भाजपा और कांग्रेस में आज? ब्रांड मोदी अगर दोनों का आइडियोलॉजिकल कोर बेस सेम है लगभग, हालांकि बढ़ा है बीजेपी का, अगर कांग्रेस का 20% ही वोट शेयर रहा है, यानी 20% तो उसका आइडियोलॉजिकल कोर है, और बीजेपी जो 20% पे थी जब मोदी के आने से पहले, आज वो 37% पर है, ठीक है, जिसमें से मेरे रिसर्च के अनुसार 10% इज ब्रांड मोदी, यानी कोर आइडियोलॉजिकल बेस ऑफ बीजेपी इज मे बी 23, 25, 27, व्हिच इज हिंदुत्व, नेशनलिज्म, आर्टिकल 370, जो भी उसके फ्लैग बियरर ब्रांड मोदी हैं, मतलब कि भाई मोदी जी के पीछे ये हिंदुत्व, राष्ट्रवाद। हाँ, डिफरेंशिएटर, क्योंकि 27% में डिफरेंशिएटर नहीं है ना, दोनों के बीच का डिफरेंशिएटर क्या है? जब दोनों के पास कॉमन वोट्स आ रहे हैं, ब्रांड मोदी जो पुल करता है वोट, और यही वोट हिलता है। मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे डाइल्यूट हो रहा है और कम हो रहा है।
कोई जो फैसला होता है ना, अगर आप अभी हैं या कोई जो आप फैसला लेते हैं, तो किसी समय वही फैसला आपका बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक लग सकता है और कभी आपका वो निगेटिव हो सकता है। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी नीट का एग्जांपल, जो री नीट का फैसला हुआ, और उसके बाद सरकार ने, ऐसा नहीं कि सरकार ने कोशिश नहीं की, सरकार इस तरह की क्राइसिस मैनेजमेंट पहले भी कर चुकी है, और एक लेवल के बाद सरकार उसी चीज को, जैसे कहते थे ना कि आपदा में अवसर, इवन कोविड जैसे मामले में जब हर कोई देख रहा था सरकार फेल कर रही है, लोग मर रहे थे, फिर भी सरकार ने अपने एक्शन, जो भी एक होता है कि ये कर रहे हैं तमाम से, उसको अपने फेवर में कर लिया। एकेडमिक डिस्कशन अपनी जगह पे, कोविड के बाद मजबूत सरकार है, कुछ तो कोशिश किया, लोग मर रहे हैं, पूरे विश्व में मरा, उनके लोगों ने, अधिकतर लोगों का ये मत था कि लोग महामारी में सरकार क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती, सरकार को क्लीन चिट दिया और तमाम फेल्योर था। मैं आज भी कह रहा हूं कोविड वाज अ ग्रेट फेल्योर, लेकिन लोगों ने, हमारे कहने से नहीं होगा, लेकिन अगर आप मास देखें, लोगों ने कहा कि मजबूत सरकार है, अच्छे फैसले लिए, कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इस बार नीट में सरकार ने, जैसे ही आपने देखा होगा, एक फैसला लिया कि हम आर्मी को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, कितना बड़ा बैकलैश हुआ है। यही जब मोदी पीक में होते या 6 साल पहले होता, इसी को हम सब एक मजबूत सरकार का मजबूत फैसला देखिए, आर्मी तक को इन्वॉल्व कर दिया, हमारा इंटरप्रिटेशन किसी के लिए हो जाता। आप जैसे टीचर हैं, मैं आपको थोड़ा सा इंड कर रहा हूं कि अगर कोई स्टूडेंट होता है, घर का बच्चा होता है, तो जब वो बहुत तेज होता है और तब वो बाहर में मारपीट करके भी आता है, तो हम क्या बोलते हैं, देखो कितना ऑलराउंडर स्टूडेंट है, पढ़ता भी उतना ही है, बाहर भी उतना ही होता है। और अगर स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, तो वही उसका बाहर वाला कितना लफागिरी करता है। ये सोशल इंटरप्रिटेशन है कि किसी को परिस्थिति और उसके रिजल्ट और उसके ऑरा के हिसाब से हम चीजों को जज करते हैं, ये चीज है। ठीक है, लेकिन मैं जिस सवाल के साथ शुरुआत किया था, उसकी पृष्ठभूमि कुछ इस तरह से बनी कि देश के अंदर 2 बड़े मुद्दे चल रहे थे, गडकरी और प्रधान। इनसे पहले वाले मुद्दे में मोदी जी और हरदीप सिंह पुरी, एप्स्टाइन वाले मामले में, वो कहीं ना कहीं दब गया, क्योंकि गडकरी जी E20 और प्रधान साहब नीट के मामले में इन चीजों को ले गए। मैं सवाल को रिफ्रेम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव जी का जो ये बयान है, ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, और ये एक तरह से ना बीजेपी को समझने वाले लोग ये भी समझ जाएंगे कि ये एक तरह से इन्होंने प्रेशर वॉल्व नहीं थ्योरी थी अंग्रेजों के द्वारा कि कांग्रेस क्यों बनाई गई, बोले साहब ये तो इनकी प्रेशर वॉल्व थ्योरी थी, इसलिए उन्होंने इस तरह से किया। अब वो कैसे, थोड़ा सा इसको देखते हैं। अगर अभिजीत दीप के आंदोलन शुरू करते हैं, शुरुआत में उसको पूरी तरह हाशिए पे रखा जाता है कि कुछ नहीं हो रहा है, सब ऐसा ही है। सोनम वांगचुक ज्वाइन करते हैं, धीरे धीरे अपोजिशन उसके मंच पर आना शुरू होता है। अपोजिशन का, सबका, सरकार की कठोरता कहिए, सरकार की ये इमेज कहिए कि ये दबाव में कोई फैसला नहीं लेते, तो एक ऐसा ईगो पॉइंट डिराइव कर दिया गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर हो जाए तो ये सरकार हार जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी और सरकार पीछे हट गई। ये वो वाली बात है कि आप लोकसभा से कोई बिल पास नहीं करवा पाए तो सरकार गिर गई। वैसे ही अपोजिशन के लिए एक दाव बन गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये नहीं करवाएंगे, क्योंकि 12 साल तक अभी तक नहीं करवाए। किसी को भी कितने ही दबाव में, अश्विनी वैष्णव को दबाव में रह लिया, हरदीप सिंह पुरी खूब रह लिया, खुद प्रधानमंत्री रह लिया, तमाम प्रकार के दबाव आ चुके हैं अब तक इस सरकार पे, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। अब क्या होता है, पूरा विपक्ष लामबंद होता है, जहां तहां प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस अपने लेवल पर प्रदर्शन कर रही है, राहुल गांधी जी जब कोटा में और देहरादून में प्रदर्शन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपना कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं, डिंपल यादव जी मंच पर दिखाई देती हैं, अखिलेश यादव जी, तो सब मतलब ऐसा हो गया कि अपोजिशन सब एक चीज पर आकर डट गया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार की हार होगी, यह अपोजिशन को समझ में आता है। और सरकार ने जहां स्टूडेंट सेंटीमेंट को पकड़ रखा था कि स्टूडेंट बहुत हावी हो गया है, क्योंकि यह आंदोलन कहीं ना कहीं अब राजनीतिक बलों से आगे निकल चुका है। जिस तरह से स्पॉन्टेनियस होकर के सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों के हाथ में यह आंदोलन चला गया, इंस्टा के थ्रू जो हाथ में चला गया, जहां पर छात्र अपनी प्रतिक्रिया देने लगे, जेनजी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे, वहां सरकार को भी ये नब्ज पकड़ में आ गई। क्योंकि मेरी टीम में से बहुत से लोगों के पास वो कॉल आए जिसमें ये पूछा गया कि आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं, क्या इसको आप सरकार से अलग करके देखते हैं कि साथ में देखते हैं। सरकार का सरकारी पूरा सर्वे तंत्र रहा, आपके भी सर्वे उसमें रहे, उनके बावजूद इन सब चीजों का जो सार निकल कर आया वो ये कि चलो प्रधान का इस्तीफा ले लेते हैं। इससे क्या हुआ, प्रधान का इस्तीफा हुआ और विपक्ष एकदम मुद्दा विहीन हो गया। और मुद्दा विहीन ऐसा हुआ कि अब राहुल गांधी जी जो प्रहलाद जोशी पर सवाल उठा रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि बिना प्रिपरेशन के उठे हुए सवाल हैं, उठा दो इस मुद्दे को क्योंकि कुछ ना कुछ तो है। मैंने इसीलिए ये सवाल इतना बड़ा फ्रेम कर दिया। वापस तो इसका मैं आपको, अब जब मैं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी रहा हूं, तो एक, आज तो मुख्यमंत्री हैं, उस समय पे एक्स चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके साथ ऐसी किसी एक मीटिंग के लिए गए थे हम लोग, उनको
हेल्प कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे उनके कैंपेन में। तो हमने ऐसे ही कुछ दिया कि सरकार से ये आपको मांग उठानी चाहिए। साउथ के सीएम है आज, उन्होंने बड़ा एक मतलब गंभीर बात कही जो आज तक सोचने समझने वाली है। सरकार से कोई ऐसा डिमांड नहीं करना चाहिए जो वो आसानी से कर दे। जो आप कह रहे हैं बात, क्यों? क्योंकि आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसा आपने कहा, सरकार से आपने डिमांड करी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दे दिया। अब सरकार से ऐसी डिमांड करो जो वो पूरी ना कर सके। करेक्ट। अब बात है कि यहां पर दो आंदोलनकारी हैं, एक तरह से दो डिफरेंट सेट्स हैं। एक है विपक्ष और एक है स्टूडेंट की बॉडी सीजेपी। अब इसका क्रेडिट भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष को मिल रहा है, ठीक है। विपक्ष भी इस मुद्दे को तो आज तक नहीं उठा पाई। अगर देखिए, नीट पेपर लीक इज अ ट्रिगर पॉइंट। मुद्दा नीट पेपर लीक नहीं है, मुद्दा तो बेरोजगारी, स्टेट ऑफ एआई कि हम आज एक करियर परस्यू कर रहे हैं और वो अगले 3 साल 5 साल बाद रहेगा भी कि नहीं, रेलेवेंस उसका, ठीक है। तो एक ये फ्रस्ट्रेशन और कोई बात नहीं उठा रहा है, ना पक्ष उठा रहा है ना विपक्ष। ये वो वाली बात है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चल रही थी किसी ना किसी बात पर, लेकिन अंत में फटा इस बात पे कि तुमने उंगली कैसे दिखाई। तो ये वैसा उन्होंने उठा लिया वो बात, ठीक है। एक फ्रस्ट्रेशन था ही भाई। अगर मैं कहता हूँ नरेंद्र भाई वहां गए थे या आप यहाँ पे, मैं तो बॉम्बे, कितने लोग थे? मान लेते 20-25 हजार लोग थे, एक रफ एग्जाम्पल मानते। क्या विपक्ष पिछले 12 साल में दिल्ली में 20 से 25 हजार लोग किसी भी मुद्दे पे इकट्ठा कर पाया है? और इसका इतना जोर हुआ है? नहीं हुआ है। करेक्ट। विच मीन्स कि विपक्ष भी जो एक युवाओं में रोष और डिस्कंटेंट है उसको लुभाने में कामयाब नहीं रहा आज तक। और क्योंकि इस्तीफा हो गया, उसका क्रेडिट मिला सीजेपी को जो सेलिब्रेट भी कर रहा है। अब विपक्ष इस मुद्दे पर एक नया मुद्दा ढूंढ रहा है, सम विक्ट्री टू गेट, ठीक है। तो भाई पेलेट गन्स किसने यूज किया, या जो 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 क्या बोलते हैं उसको आप, जो आंसू गैस यूज हुआ, वो किसके कहने पे हुआ, ताकि फिर होम मिनिस्ट्री फोकस में आए, ताकि होम मिनिस्ट्री फोकस में आए। और अभी देखते हैं आज क्या डिस्कशन होता है। तो आई थिंक बहुत सारे लेसन्स हैं इसमें, दोनों ही पक्ष और विपक्ष के लिए। अपन एक एक करके सारे लेसन्स को डिकोड करते हैं। इसमें मेरा थोड़ा डिफरेंस बताइए। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि आप ये अगर आप देखिए, जब भी कुछ इस तरह के जो जन आंदोलन होता है तो हमेशा अपॉलिटिकल होता है। मैंने इसको भी कवर किया, मैंने अन्ना आंदोलन को भी कवर किया था एज ए रिपोर्टर, निर्भया को भी किया था। 2004-2009 में जब जीत गई यूपीए तो इसी तरह से बीजेपी, अभी जो अपोजिशन है वही हालत बीजेपी की उस समय थी, नहीं था। और हमेशा होता है 2-3 चुनाव हारते ना तो आप में हताशा आ जाती है, आप डिस्क्रेडिट रहते हैं। आप बताइए कि आज की तारीख में, जैसे हम कह रहे हैं, आज की तारीख में तो फिर भी राहुल गांधी एक कस्टोडियन की भूमिका में या केजरीवाल लगातार आंदोलन के साथ रहे, पीएम के यहाँ धरना दे दिया। 2010 से 2012 तक, अन्ना से लेकर निर्भया तक, आपको मोदी जी, सुषमा स्वराज, जेटली कहीं दिखे थे? आप रिकॉल कीजिए, बीजेपी कहीं थी? निर्भया आंदोलन में तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी का स्टेटमेंट बहुत दिनों के बाद आया था। आप देख लीजिए, आप सामने, आप रिवाइंड कर लीजिए। हमेशा आप कभी भी देख लीजिए, जन आंदोलन जब होता है तो उसका एक समय के बाद उसके जो बेनिफिशियरी होती है, जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम में जो अपोजिशन सिस्टम होता है, उसी को मिलना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सीजेपी अगर पार्टी बना लेगी जैसे आपने बना लिया तो उनका जो पॉकेट होगा 1-2 जगह पे होगा। अच्छा, इसमें जैसे दिल्ली में बीजेपी, सवाल मेरे दिमाग में, नहीं, इसमें फिनिश कर दो। दिल्ली में बीजेपी तो खत्म हो गई ना उस समय, अभी आई, उस समय कांग्रेस बीजेपी दोनों खत्म हो गई, लेकिन रेस्ट ऑफ बीजेपी कैसे खत्म? 32 सीटें आई थी बीजेपी को, भाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हाँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। बाद में मैं कह रहा हूँ उस समय के चुनाव, उस समय के केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस दोनों को कम किया, बट दिल्ली में जो असंतोष था उसके राइट पे जिस तरह से फायदा पूरी इंडिया में हुआ, बेनिफिशियरी प्राइमरली बीजेपी रही ना। अगर आप ओवरऑल पूरी इंडिया में देखिए, ये ऐसा हो गया था कि बेनिफिट्स जो थे वो बट गए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन मेजर शेयर जो लार्जेस्ट पार्टी होगी, जो जितनी बड़ी पार्टी होगी, उसको उस आंदोलन का उतना बड़ा शेयर मिलेगा। अरविंद केजरीवाल पूरे देश में चुनाव लड़े ना फिर 14 में, क्या हुआ? उनको दिल्ली में भी हार गए। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि इस आंदोलन में सरकार ने भले ही सीजेपी को क्रेडिट बांट दिया हो, कि भाई तुम्हारी वजह से लो जी हमने हटा दिया, लेकिन इसका मेजर बेनिफिट कांग्रेस को हुआ। जो भी अपोजिशन पार्टी होती है, जहां भी जो जैसी अपोजिशन रहेगी, मान लो। अच्छा, एक पॉइंट और इसी में ही, क्योंकि आपने कहा ना सरकार ने सीजेपी को क्रेडिट दे दिया, क्या ये भी सरकार की एक सोची समझी मंशा थी क्या कि विपक्ष के साथ बात नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स,
सीजेपी को ले आते हैं क्योंकि उसके पास अभी कुछ है नहीं इलेक्शन में हमें हार्म पहुंचाने के लिए। विपक्ष को टेबल पर बुला लिए बातचीत के लिए कि आओ आपके कहने पर अगर हम इस्तीफा दे देते हैं। स्ट्रेटेजिकल है ये, एकदम स्ट्रैटेजिक है, एकदम टैक्टिक है कि भाई विपक्ष भी सेम डिमांड मांग रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन विपक्ष, फिर मैं वही रिपीट करता हूं, लाठी खाने के डर से या किसी भी डर से या लैक ऑफ विजन से या लैक ऑफ आइडियाज की वजह से युवाओं को इकट्ठा नहीं कर पा रहा है। और 20-25 हजार लोग इस प्लेटफॉर्म में, पार्टी तो है नहीं वो, इट इज जस्ट एन इंस्टाग्राम हैंडल और अ ट्विटर हैंडल और एन एक्स हैंडल। तो डिस्कशन अगर हम युवाओं के साथ ही रखें तो उसका क्रेडिट विपक्ष को नहीं जाएगा। ये एक टैक्टिक। और आप देख लीजिए कि उस दिन, जिस दिन मुझे लगता है कल या परसों 5 बजे शाम को या 6 बजे शाम को सौरभ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मैं सुबह उठता हूं तो न्यूज में है कि भाई 2 घंटे रात में भी बातचीत हो गई, है ना। तो युवाओं का जो वोट है अभी तक, एटलीस्ट, अगर देखिए युवा क्या है पहले, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन भाई 35 से कम के ही व्यक्ति को मैं युवा मानूं जनरली। तो 35 भी ज्यादा है, लेकिन 35 क्योंकि बहुत सारे सरकारी एग्जाम्स में 35 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं। तो लगभग 40% परिभाषा में स्ट्रगलर युवा है। हाँ, मतलब सरकारी परिभाषा हाँ, स्ट्रगलर युवा है, ठीक है, 35 साल का नहीं। तो अगर आप 2024 का भी लोकसभा चुनाव देखेंगे, जहां बीजेपी को लगभग 37% वोट है, जो 18 से 24 कैटेगरी है उसमें 40% सपोर्ट है, ठीक है। होता क्या है कि हम लोग हमेशा ये डिस्कस करते रहे हैं कि अगर बेरोजगारी मुद्दा है और युवा डिसकंटेंटेड है, ऐसा तो है कि 24 में नहीं था, 19 में भी होगा, 14 में भी रहा होगा, तो उसका असर चुनावों पे क्यों नहीं दिखता। सी क्या होता है कि हम लोग, सब लोग, आप, मैं, नरेंद्र भाई, जितने भी लोग बैठे हैं, वी ऑल हैव मेनी डिफरेंट फैसेट्स ऑफ पर्सनालिटी। आप सिर्फ अंकित नहीं है, मैं सिर्फ अमिताभ नहीं हूं, आप टीचर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, एक कास्ट से आते हैं, एक धर्म से आते हैं, आपकी 10, 12, 15, 20 आइडेंटिटीज हैं। पोलिंग बूथ पर आपको कौन सी आइडेंटिटी खींच रही है। अगर अभी तक क्या हुआ है 14, 19, 24, अगर आप युवा हैं, कोई भी युवा है, तो वो नेसेसरीली युवा की तरह वोट नहीं कर रहा है। वो या तो हिंदू मुस्लिम पे वोट कर रहा है, या तो अपनी जाति पे वोट कर रहा है, या तो अपने एजुकेशन पे वोट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है इलेक्शन में। टाइटल स्टेज फोबिया का है कि स्टेज पर खड़ा होने पर अगर आपको हिचक आती है तो उससे कैसे काउंटर